मेरे पास ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी समझाने के लिए बाकी लोगों की तरह अच्छे अच्छे एनिमेशंस नहीं है। हो सकता है मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, लेकिन जो स्ट्रेटेजी की क्वालिटी है ना, वो आपको एकदम टॉप नॉच की मिलेगी। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राकेश बिश्नोई द एग्ज़ाम गैंगस्टर में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, गोवा जैसी खूबसूरत जगह पे। और मैंने सीजीएल 2024 का मेंस का पेपर दिया हुआ है, जिनमें अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो लक फैक्टर सबका चल रहा था वो मेरा नहीं चला। और मैं अभी सीजीएल 2025 के लिए भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ। कहने का मतलब हम दोनों एक ही साइड से खेल रहे हैं। तो मैं चाह कर भी तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं बता सकता जो पॉसिबल नहीं है, या जो गलत है, या जो तुम्हें मिसगाइड करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि ऐसे वीडियो को मरियल की तरह मत देखो। थोड़े एक्टिव हो जाओ, वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, और पूरी वीडियो को बहुत शांति से सुनो। तो जब हम मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो इससे पहले मैं थोड़े मिथ्स को डिबंक करना चाहूँगा। सबसे पहला मिथ कि मैथ्स को ना ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिली हुई है अभी सीजीएल के फील्ड में। एक ज़माना था 2018, 19, 20, तब मैथ्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी, और वो डिज़र्व भी करती थी उतनी इज्जत, क्योंकि पूरे सीजीएल के पेपर में 250 नंबर की सिर्फ मैथ्स आती है। आज वो सिर्फ 90 नंबर की आती है, लेकिन फिर भी उसको लोग उतना ही तवज्जो दे रहे हैं, जबकि उतना तवज्जो देना सही नहीं है। क्योंकि किसी चीज़ को तवज्जो उस हिसाब से मिलनी चाहिए, नहीं कि वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है। जैसे कि सीजीएल की बात करें तो 90 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, और 75 की जीके और 135 की इंग्लिश। उस हिसाब से तो इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलना चाहिए, लेकिन तवज्जो मिल रही है मैथ्स को। इसका सबसे बड़ा कारण है टीचर्स। अगर आप आंख बंद करके किसी को बोलोगे ना सीजीएल के टीचर्स, तो आपके मन में जो टॉप के 4 टीचर आएंगे, उनमें से 3 आपको मैथ्स के मिलेंगे। यही कारण है कि मैथ्स को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैथ्स तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं करवा सकती, लेकिन हाँ, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन रुकवा जरूर सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम मेन मैथ्स के स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा फोकस मैथ्स के ऊपर ही रहेगा। तो अपनी जो मैथ्स की जो गाड़ी है ना, उसके 4 मेन पहिए हैं। सबसे पहला है सिलेबस, जो आपको ढंग से करना है। दूसरा है रिवीजन, या उसे प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। तीसरी है कैलकुलेशन, और चौथी है मॉक्स। हम इन चारों को एक एक करके थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शांति से बैठो, पेपर पेन ले लो, और सारी चीज़ें एक एक करके नोट करो। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है सिलेबस। अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिसने पहले से कहीं कोर्स कर रखा है, या जिसे बेसिक नॉलेज है मैथ्स की, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उसे 2-3 बार ख़त्म कर दो। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो, एसएससी या कंपटीशन की फील्ड में नए नए हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी टीचर्स को पकड़ लो। और टीचर्स को चूज़ करना अपने आप में एक बहुत वाइज डिसीजन है। जैसे एसएससी की फील्ड की बात करते हैं ना, तो मैथ्स में आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। आपको उस टीचर को चूज़ करना है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी बैठ रही है, और जो टू द पॉइंट बात करता है, ज़्यादा बकवास नहीं करता इधर उधर। और सबसे मेन बात, उसका कोर्स थोड़ा छोटा हो कंपैरेटिवली। छोटा मतलब ऐसे नहीं कि उसने 50 वीडियो में सारे मैथ्स खत्म कर दिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसने 700 वीडियो में मैथ्स खत्म कर दिए। अगर आप 700 वीडियो वाले किसी भी टीचर्स को पकड़ लोगे ना, तो आपको मैथ्स खत्म करने में 2 साल लग जाएंगे। इससे अच्छा आप उस टीचर को पकड़ो जिसने कम टाइम पे बिल्कुल एफिशिएंटली मैथ्स को ख़त्म किया है। उसने आपको जो जो शीट्स दे रखी है, जो जो ट्रिक्स बता रखे हैं, जो जो टिप्स दे रखे हैं, उन सबको पूरे दिल से, पूरे मन से कर लो। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उन टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हमसे तो ज़्यादा ही है ऑब्वियसली। तो अब बात आती है कि टीचर को चूज़ कैसे करें। क्या हम उस टीचर का कोर्स ले जिसके सबसे ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर है, या उस टीचर्स का कोर्स ले जिसका नाम सबसे ज़्यादा टॉपर्स ले रहे हैं, या उस टीचर्स का कोर्स ले जिसके कोर्सेज ही सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि आपको टीचर का कोर्स लेने से पहले, एक वो पहले ऐड आता था ना निरमा का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप यूट्यूब पे एक बार सबको इस्तेमाल कर दो। आप कोई भी एक टॉपिक उठाओ जो आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। लेट्स से आपका नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, 2-3 टीचर को पकड़ लो और उनके नंबर सिस्टम की वीडियोस देखो, तीनों के अलग अलग। वो वीडियोस ख़त्म करते करते ही तुमको पता चल जाएगा यार कि तुम्हारे लिए कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी बैठ रही है। फिर उसी टीचर्स के 1-2 टॉपिक के वीडियोस और देखो, और जब तुम्हें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ही वो टीचर है जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, तो फिर उसके आप कोई भी कोर्स खरीद लो। कोर्स खरीदने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप कोर्स लोगे ना, तो ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट दे, विद पीडीएफ, विद प्रैक्टिस। आपको किसी भी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने एक बार कोर्स ले लिया।
और ऐसा भी नहीं है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा महंगे, सस्ते से कोर्स है, आपके 2-3 फ़ोन के रिचार्ज में ये कोर्स आ जाएंगे। अब बात आती है प्रैक्टिस या रिवीजन की, कि भाई ये प्रैक्टिस या रिवीजन कैसे करें। तो अगर आप उन स्टूडेंट में से हो ना जो ये सोच रहे हैं कि यार एक बार मैं सिलेबस ख़त्म कर दूँ, रिवीजन तो मैं बाद में धीरे धीरे करता रहूँगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। खासकर मैथ्स में तो ये बेवकूफ़ी नहीं, पाप है, पाप। क्योंकि जैसे एग्जांपल लो, किसी टीचर के जैसे 200 वीडियो है, आपने पहला वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, ऐसे करते करते आपने 200 वीडियो देखा। उसके बाद अगर आप पहले वीडियो पे वापस आओगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने इससे पहले ये वीडियो कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल यही होने वाला है, लिख ही ले लो। अगर आपने किसी भी टॉपिक को 1 महीने से ज़्यादा का गैप दे दिया, और अगर आप उस तरीके से चलोगे ना, तो आपका सिलेबस एंडलेस है, बिल्कुल एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी। तो अब इसका तरीका क्या है, इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? तो इसका सिंपल तरीका यही है कि आपने एक वीडियो किया, दूसरे दिन आपने दूसरा वीडियो किया, तो दूसरी वीडियो करने से पहले आपने पहले वाले वीडियो के जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सीट्स थी, उसके 5 या 10 क्वेश्चन करने, सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन। वो 5 या 10 क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। लेकिन उन 20 मिनट के अंदर अंदर आप उस टॉपिक से हमेशा टच में रहोगे। इसी तरह आगे करते करते पहले वाले टॉपिक के वापस 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, तो आप थ्रू आउट द सिलेबस, आपका सिलेबस भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जब आपके 200 वीडियो कंप्लीट हो गए ना, तब आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये वाला टॉपिक मैंने इससे पहले पढ़ा नहीं है, या ये वाले क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम तब भी आएगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो उस तरीके से हो रही थी जहाँ पर आपने एक भी वीडियो को वापस टच नहीं किया। अब तीसरा और सबसे मेन पॉइंट, मैं इसे सबसे मेन इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा घबराता है या सबसे ज़्यादा मिसगाइड होता है, वो है कैलकुलेशन का पॉइंट। अब देखो, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो कैलकुलेशन की आपको इतनी खतरनाक ट्रिक्स मिल जाएंगी। ये जापानी तरीका, ये कोरियन तरीका, ये अफ्रीकन तरीका, कैलकुलेशन निकाले 6 सेकंड में, कोई भी गुणा करे 6 सेकंड में। नहीं भाई, 6 सेकंड में नहीं करना, हमें 1 घंटा है पेपर में। अगर 6 सेकंड में तुम कोई भी कैलकुलेशन कर लोगे, 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लोगे और 3-4 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, इसका मतलब लगभग 20 सेकंड में तुम लोग एक क्वेश्चन कर लोगे। और पूरा 60 मिनट का क्वेश्चन पेपर जो होगा मैथ्स और रीजनिंग का, उसे तो 20 मिनट में कर दोगे। तो वो बाकी के 40 मिनट मक्खियाँ मारने के लिए नहीं होते, उनमें भी पेपर ही करना होता है। तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत है भी नहीं। और बिलीव में, अगर तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें 3-4 साल लग जाएंगे। तो इतनी फास्ट नहीं करनी, हमें उतनी फास्ट करनी है ताकि पेपर में हम विद इन टाइम 60 मिनट के अंदर अंदर वो पेपर कंप्लीट कर दें। तो उस कैलकुलेशन को कैसे करें? मैं पर्सनली कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, बहुत सिंपल तरीका। एक तो 2 ऐप है, एक मैथ्स ऐप या वर्कआउट करके कुछ ऐप है, आप कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। और उसके भी सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप खुद से कैलकुलेशन करो, आप टेबल्स लिखो, आप स्क्वायर लिखो, या उस ऐप में क्विज़ मिल जाएगी आपको छोटी छोटी, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की। आप रोज़ के 15 से 20 मिनट भी दोगे ना कोई कैलकुलेशन के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन पेपर आने तक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। नई स्क्वायर याद करने 50 तक, नहीं करना पहाड़ा 40 तक, आप 25 तक भी याद करोगे ना, स्क्वायर, क्यूब या फिर आपका पहाड़ा टेबल्स जो भी है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। एसएससी उतना ही पूछ रही है, आप पेपर उठा के देख लो, कोई भयंकर कैलकुलेशन नहीं है। एक आध किसी पेपर में छोड़ के बाकी के सारे क्वेश्चन सिंपल है। तो आपको उन सिंपल क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है, ताकि अगर थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाए तो उनको भी टैकल कर सको विद इन टाइम। और चौथा पॉइंट है मॉक का, और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है। एक बहुत अच्छा कोट है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लड इन वॉर। मतलब आप शांति काल में जितना पसीना बहाओगे ना, युद्ध में आपका उतना ही कम खून बहेगा। तो ये जो मॉक की जो प्रैक्टिस है, वो शांति काल में पसीना बहाने की है, ताकि असली एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। अगर आप तैयारी के शुरुआती फेज़ में हो, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, अभी कोर्स कर रहे हैं, तो मॉक के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपने जो टॉपिक कर रखे हैं, जैसे आपने नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री वगैरह टॉपिक कर रखे हैं, तो उन टॉपिक के क्विजेज आते हैं छोटे छोटे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेक्स्ट बुक ले लो, आप टेस्ट रैंकर्स ले लो, ओलिवोर्ड ले लो, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जो 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के जो क्विज़ है ना, आप उन्हें अटैम्प्ट करो। उन्हें अटैम्प्ट करने से क्या होगा, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जिस टीचर से पढ़ा है या जहाँ से मैंने सिलेबस किया है, वो क्वेश्चन मॉक में भी आ रहे हैं, तो असली पेपर में भी आएंगे। क्योंकि जो मॉक है वो प्रीवियस ईयर के पेपर पर ही बेस्ड रहता है। तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार, ये पिछली बार आ चुका है और ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगली बार जब भी आएगा मैं तब भी ये क्वेश्चन कर लूँगा। चलो, ये सारे पॉइंट तो हो गए, लेकिन हकीकत ये है कि इन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से आपने वीडियो देख लिया। इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा।
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि यार रैंक 1 तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो कोई रैंक 1 हो ही नहीं सकता, और कभी कभी लगेगा कि मेरा तो फ्री निकलना मुश्किल है। कभी कभी लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, कुछ पढ़ना बाकी रह ही नहीं गया, और कभी कभी लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो ये सब चलता रहेगा, थ्रू आउट द प्रिपरेशन चलता रहेगा। अप्स एंड डाउन्स, खुद पे सेल्फ डाउट, सारी चीज़ें होगी। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ एक दिन का काम करना है और रियलिटी के साथ काम करना है। रियलिटी मतलब अगर किसी दिन नहीं हो रहा, हफ्ते में एक आधी बार नहीं हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होता है, सबके साथ होता है, रैंक 1 के साथ भी ऐसा ही होता है और फेलियर के साथ भी ऐसा ही होता है। पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे लिया। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरे दिन आप फिर से शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप उसकी गिल्ट में रहे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि आप रियलिटी के थोड़ा पास में रहो और ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ो या ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको एग्ज़ाम की रियलिटी दिखाए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि मैं भी CGL 2025 की तैयारी कर रहा हूँ और हम दोनों एक ही साइड से खेल रहे हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है, तो उसकी मुझे एक प्रोटेक्शन शील्ड है। कहने का मतलब ये है कि जो हम खेल खेल रहे हैं ना, उसमें मेरी विकेट ही नहीं है। विकेट पीछे से उखड़ी हुई है, बस मैं खुला बैठा हूँ, जितना रन मारूंगा वो मेरे हिस्से में। तो क्यों ना हम इस खेल को मिल के खेलें, क्यों ना दोनों साथ में स्ट्राइक लें। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ और कुछ चीज़ें आप मुझे बता पाओ और हम मिल के इस CGL की पारी को ख़त्म कर दें। थैंक यू वेरी मच।